हेलो। तो हम लोग जो है आज आप मेरे साथ बात करने वाले हैं रियल लाइफ में इंटरव्यूज़ का जो एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एमएससीज के दौरान जो लगभग 20 के लगभग इंटरव्यू दिए थे और अधिकांश में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इंटरव्यू क्या है कि दो पर्सनैलिटीज़ के बीच का इंटरेक्शन है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं। बोर्ड चाहता है कि आपको दबा ले और आप चाहें कि बोर्ड को दबा लें। दबाने का नेगेटिव सेंस नहीं है, दबाने का मतलब है कि जितना जल्दी आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर लेंगे उतने ही आप उस बोर्ड के साथ या बोर्ड मेंबर आपके साथ जो है वो आसान हो जाएंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएंगे और थोड़ा सा उनको अच्छा लगने लगेगा। ये कहानी है पूरे उस दौरान। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास केवल 10 to 15 मिनट्स ही हैं उसके लिए। in that time only you have to perform better, you have to be settled down and you have to perform and show them your total knowledge. That is the real war. यही मुख्य क्रक्स है। बाकी आप 10 दिन किसी आदमी के साथ छोड़ो तो आप आके पूरा उसके बारे में एक फिल्म जितना ब्यौरा लिख सकते हो, लेकिन वहां 10 मिनट्स या 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के भीतर भीतर आपको सब कुछ करना होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जितना बस इंटरव्यू मेंबर या बोर्ड के पास आपसे थोड़ा अनुभव ज़्यादा है और उस दिन आपसे ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू पहले से वो ले चुके हैं, इसलिए वो आपसे ज़्यादा सहज आपको लगते हैं। थोड़ा सा उम्र का तकाजा होता है, थोड़ा सा वो पहले जा रखे होते हैं आपसे आने से पहले। जैसे आपका 10वां नंबर है तो उन्होंने 9 आप जैसे लोगों को और देख रखा है। आप भी उनके लिए पहली बार हो उस इंटरव्यू बोर्ड में, तो पहली बार हो, है या नहीं है? पहले उसमें 2 बार तो बुलाते नहीं आपको, सेकेंड राउंड इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो इसलिए केवल इतना ही अंतर है, वो भी आपके लिए नए हैं और आप भी उनके लिए नए हैं। तो जब भी नए लोगों से अपना मिलना होता है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ी सी झिझक रहती है, थोड़ी सी शर्म, लाज, हया, खुलने में उतना, ये एक मानव प्रवृत्ति है। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू हमारे जानने समझने का समयबद्ध प्रक्रिया है, हम इनफाइनाइट टाइम नहीं ले सकते, या ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-4 घंटे हाँ हाँ एकदम बैठ के फिर खुलेंगे। उसी टाइम के दौरान आपको सब्जेक्ट भी उनको शो करना है। इसलिए अपने आप को बड़ा संयमित रखते हुए जानने का प्रयास करें कि आखिर वो क्या आपसे पूछना चाहते हैं। और हर एक बच्चे के लिए उनके सवाल जो हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड मेंबर्स के बारे में आइडिया लगा लें। यदि आपसे पहले वाले कुछ बच्चे 2-4 जन आपके फ्रेंड्स इंटरव्यू दे के आए हैं, क्योंकि फिजिक्स में यदि आपके बच्चे जा रहे हैं, साथ वाले दोस्त जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पता है किसका इंटरव्यू किस डेट को है। तो उनसे एक थोड़ा सा प्राइमरी फीडबैक लेने आप, उससे फर्क ये पड़ेगा कि उससे आप एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में सेट कर देंगे कि इस तरह के सवाल जो हैं उन लोगों से पूछ रहे हैं। तो मैं जो आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ ये मेरी ही लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है इंटरव्यू के बारे में। और क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जब इंटरव्यू लेता है तो जैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो क्लास में मान लो सभी बच्चे इंटेलिजेंट है तो भी आप सबको 100 नहीं देते ना, या सबको 100 बराबर देते हैं। यदि सब बच्चे भी बराबर इंटेलिजेंट है तब भी मार्किंग में फर्क जो है वो आ जाता है। और यदि उनमें से एक कॉपी खराब आ गई तो उसका फर्क आगे 2-3 कॉपियों तक दिखाई देता है, गुस्सा आ जाता है, ये क्या घटिया लिखा है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस आपकी जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है, ना केवल आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस पर ही। मेरा कहना ये है, आप तो ये सोच रहे हैं मैंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स उस समय किस मूड में है ये भी बहुत बड़ी बात है। आपसे आगे वाला पता लगे इतना रायता फैला के गया है कि आपका पूरा इंटरव्यू उसको समेट ही नहीं पाया है। ब्लंडर्स जो बच्चे कर जाते हैं उसका इफेक्ट, बैक इफेक्ट जो है वो भी आता है। तो कई बार इंटरव्यू बोर्ड क्या होता है कि नेगेटिव अप्रोच के साथ आता है। नेगेटिव अप्रोच का मतलब है कि आप बहुत सहज हैं और आप बहुत अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1 to 1 आप बता रहे हैं उनको जो भी सवाल है, फिर भी वो कहते हैं नहीं गलत बता रहे हो। आपसे सवाल पूछा कॉम्प्लेन फैक्ट क्या है, आपने बड़ा अच्छा सा उनको संक्षेप में उत्तर दे दिया कि ये है, वो कह रहे हैं आपको यही नहीं आता। ये मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। ओएनजीसी का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें यही सवाल पूछे गए, तो कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ, हमने बताया कि आपको यही नहीं आता है। इस समय सबसे बड़े जो प्रश्न है यहाँ पर वो ये नहीं है कि आप क्या बता रहे हो, या वो गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो। यदि आपको परम विश्वास है, ये आपको ये पुख्ता बात है कि आप जो बता रहे हो वो सही है, तो आपको संयमित रहना चाहिए। उलझना नहीं है कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही होता है। निश्चित तौर पर बड़े शांति के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ ये रखना चाहिए, और मैंने भी रखा। मैंने कहा सर मैंने तो यही पढ़ा है और हो सकता है कि मेरे पढ़े हुआ काफ़ी समय हो गया तो थोड़ा बहुत 1-2 शब्द बोलने में त्रुटि रही हो तो मैं वापस जाके और चेक कर लूँगा। जबकि वो दोनों सवाल बिल्कुल सही उत्तर के साथ मैंने उनको दिए थे।
और पूरी प्रक्रिया लगभग 25 या 30 मिनट के दौरान वो हर बात पर झिड़कते गए। गलत है। क्यों सेलेक्ट करें? आपको तो फिजिक्स ही नहीं आती, आपको यहाँ आके तो जियो फिजिक्स कराना है, आपको यही नहीं आता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसमें जो मेरा रिजल्ट था उसमें मैं न केवल सिलेक्टेड था बल्कि काफी अच्छी रैंक से सिलेक्टेड था। तो इसका मतलब है कि वो केवल ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कितने फिजिक्स का नॉलेज रख के वहां पर जा रहे हैं, वो ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी परसिस्टेंस पावर जो है वो कितनी है, आप कितनी देर तक नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी टिके रह सकते हैं। तो कई बार आप बताएं और वो कहते हैं नहीं गलत है, तो इसका बुरा मानना नहीं है, ये लो मैं तो सही बता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है गलत है। तो इसलिए धैर्य रखना है वहां पर, और धैर्य के साथ विनम्रता, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कल भी सर ने बताया था ना कि वो 2 सवाल उनके तो गलत हो गए, आपके तो सही होके भी वो गलत बता रहा है। तो धैर्य नहीं खोना है, विनम्र बने रहना है। विनम्रता का मतलब है कि ऐसे नहीं फिर आप बता दो, ये कॉमन मतलब एटीट्यूड से लोगों के मतलब ऐसे आते हैं। आप तो क्या ही पहली बार बैठ रहे हो, हम लोग बैठते हैं वाइवा लेते हैं तो बच्चे तुरंत तपाक से पूछ लेते हैं फिर आप बताओ। वो वाइवा तो क्या है कि इंटरेक्शन होता है इसलिए पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान कभी भी भूल के भी रिवर्स क्वेश्चन नहीं करना है, भले ही वो आपको कहते हैं ये गलत है, तो आपको ये नहीं पूछना है कि फिर सही बताओ। जैसे बच्चे अभी कर रहे थे इंटरव्यू में, हमने देखा, हम बता रहे थे कि नहीं ये गलत है तो आप बता दो, तो ये आप बता दो सर क्या होता है सही। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिवर्स क्वेश्चंस जो है वो कभी भी अलाउड नहीं है, भले ही आपने कितना ही अच्छा बताया हो और भले ही वो लिखा हुआ आपके रेफरेंस के पास है, तब भी आपको ये कहना है कि सर मैंने यही पढ़ा है और मैं यदि कुछ भी इसमें त्रुटि रही है तो वापस जाके एक बार चेक करूंगा। ये पॉजिटिव अप्रोच है। तो इसलिए कोई भी इंटरव्यूअर कुछ भी बोले तो उसका बुरा नहीं मानना है, ठीक है। एक जिस जॉब में आप जा रहे हैं उस जॉब की वर्क कल्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप यहाँ आकर क्या करोगे। तो आप कहेंगे हम टीचिंग करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो बताइए कि आप कितने साल बाद इस सेवा में प्रमोशन पाकर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे? बताइए। नहीं, नहीं। तुम 12 ईयर्स, मिनिमम 12 ईयर्स है, 12 से 14 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 12 ईयर्स तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो 12 ईयर्स में आप, इसमें खांचे बने हुए हैं, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। तो ये 12 ईयर्स के बाद आप एसोसिएट बनते हैं। तो जिस जॉब में आप जा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर वेरी ईगर टू ज्वाइन दैट, you are facing the second round of that selection process, and even you don't know about how is my career advancement in that particular career or in that particular service. So it is very necessary to know about the different aspects of the job you are going to join. ये बताता है कि what is your seriousness and what is your level of confidence about joining this post. तो ये थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर पूछे जाएंगे। जैसे मेरे से उस समय ये पूछा गया था कि आप ओएनजीसी में आकर क्या करोगे, तो थोड़ा सा वर्क कल्चर का, जैसे आपसे पूछा कि आप क्या करोगे, तो टीचिंग के अलावा आपकी कैरियर एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, तो ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर इस तरह की संभावनाओं को साथ आ रहा हूँ और मुझे पता है। पता लगे आपने टीचिंग के पैशन से ज्वाइन कर लिया और आप 20 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इसलिए अच्छा है कि आपको कैरियर एस्पेक्ट्स में, क्योंकि आप केवल एक नोबल कोज के साथ सब्जेक्ट या प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपकी कैरियर की एडवांसमेंट एक इतना ही मजबूत एस्पेक्ट है जो आपको उसमें संतुष्टि भी देता है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जॉब में क्या क्या हो सकता है। कई बार इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि बोर्ड है और वो बोर्ड मेंबर्स उसी दिन, सर ने कहा ना, जैसे उसी दिन मिलते हैं फर्स्ट टाइम, और एकदम से उनको कहते हैं कि आप 3 नंबर बोर्ड में जाकर बैठ जाइए। तो उनका कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होता। जैसा आप बीआरसी की इंटरव्यू यदि किसी ने दिए हैं या और कोई आपने इंटरव्यू दिए, दे वर वेल प्रिपेयर्ड, दे ऑलरेडी गेट टुगेदर बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यूज एंड सेलेक्टेड देयर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप क्वांटम से पूछेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछेंगे, मैं न्यूक्लियर से पूछूंगा, एंड आई विल फैसिलिटेट ऑल द इंटरव्यू प्रोसेस एज ए चेयरमैन, राइट। वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां तो उनको 1 मिनट पहले बता रहे हैं कि गो टू द बोर्ड नंबर 3। तो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपसे 2-2 सवाल एक साथ आ रहे हैं, एक इधर से पूछ रहा है, एक इधर से पूछ रहा है, 3 सवाल आ रहे हैं, बीच में कोई आपका सवाल को, उत्तर को काट के सवाल पूछ रहा है। उस स्थिति में क्या करें? और ये कॉमन बात है, क्योंकि यदि वो जैसे आप प्रिपेयर करते हैं वैसे इंटरव्यू बोर्ड को भी प्रिपेयर करना चाहिए कि हम किस तरह से पूछेंगे। तो क्योंकि उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं रहती, उनकी सीक्रेसी की वजह से, तो वो सवाल इस तरह से पूछते हैं 2 एक साथ। तो क्या करें, बताओ आप क्या करेंगे? तो इस सवाल का आइडिया पहले से अपने दिमाग में रखना है कि हमें उस समय या इस स्थिति में क्या परफॉर्म करना है।
सबसे पहली बात यह है कि जो सवाल आपको सुलभ महसूस हो रहा है, आप स्थिति में हैं, बता सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, उस सवाल को सुनिए और दूसरे टीचर की तरफ सॉरी सर कह के और उसका उत्तर देना दोहरा प्रवाह प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप पोज लिए तो वो भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, 2 सवाल है ना आपके सामने, आप रुके तो लगातार दोनों सवालों में से आपने चॉइस भर दी कि भाई ये इसमें से ये है, जबकि आपने उत्तर बताना शुरू किया। और दूसरा जो क्वेश्चन जो आपने हटाया है, जानबूझकर हटाया है, इसलिए हटाया है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, हटाना है उसको इसी प्राथमिकता के साथ, लेकिन क्योंकि इस प्राथमिकता में आपने एक टीचर के क्वेश्चन को रिजेक्ट किया है, वो उसके ईगो को नहीं लगे, इसलिए तपाक से बोलते बोलते आपको कहना सॉरी सर मैं पहले इसका उत्तर दे देता हूँ, और फिर आप यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन वापस आपके सामने नहीं आने वाला। तो इतना समय नहीं होता, वो तो लगातार क्वेश्चन इंस्टेंट पूछते हैं आपसे, जो आपने बोला उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए 2 क्वेश्चन यदि टुगेदर एक साथ आए और आएंगे, आप वहां देंगे तो आपको लगेगा कि आ रहे हैं, तो आपको उस सर्वसुलभ क्वेश्चन का उत्तर चुनना है जो आपको आ रहा हो, और दूसरे को बिल्कुल आराम से पोलाइटली मना करते हुए कि सर सॉरी मैं पहले एक बार ये दे देता हूँ फिर आपके सवाल पर आता हूँ, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे सवाल की जैसे ही सवाल पूछा और इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं अपने जेएनयू के इंटरव्यू का अनुभव बताता हूँ। वो बोर्ड मेंबर्स में चेयरमैन ने मेरे से पूछा कि ये पीएचडी का इंटरव्यू था, उन्होंने मेरे से पूछा कि जाओ बोर्ड पर जाओ, तो हम बोर्ड पे गए तो कहा कि आपको पोटेंशियल बैरियर आता है, पोटेंशियल बैरियर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा आता है, चलो उसको सॉल्व करो। और एट द टाइम पोटेंशियल बैरियर, इतना सा पोटेंशियल बैरियर कैसे सॉल्व होगा आप समझ रहे, ये एक इंस्टेंट और नेचुरल रिएक्शन थी, ये नहीं होनी चाहिए, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। आपको कहा आप करिए, बात खत्म, आपको आ रहा है नहीं आ रहा ये अलग मैटर है, आप कह सकते हैं इसे पोटेंशियल बैरियर नहीं आता, दैट इज टोटली ओके, बट पोटेंशियल बैरियर कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा है। आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बोर्ड मेंबर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इफ दे वांट टू परफॉर्म यू टू सॉल्व दिस पोटेंशियल बैरियर, then how can you deny that? Their time is more precious than you. तो ये जो इंस्टेंट रिएक्शन है ये इस वजह से आई थी मेरी, जैसे मैं बताता हूँ कि उसमें आर और टी और बड़ा भयंकर एक्सप्रेशन आता है, उसमें आपको लिख के फिर थोड़ा सा आपको उसमें कंडीशंस लगा के उस फाइनल अप्रोच तक आते आते आपको लगभग 15 से 20 मिनट उसमें लग जाते हैं। मेरा इंस्टेंट रिएक्शन उसके लिए था कि पोटेंशियल बैरियर कैसे सोल्व करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं कहा कैसे सोल्व करेंगे, आपको आता है, मैंने कहा हाँ तो करिए। तो उनका मकसद ये था कि जैसे ही मैंने वो लिखा और मैं इक्वेशंस तक आया, और जैसे आपने 3 रीजंस बनाए, 3 रीजंस के लिए आपने वेव फंक्शन लिखा, वहां तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो कहा अब रुक जाओ, अब बताओ कि ये ए बी सी कैसे निकालोगे। इट मीन्स दे वर ट्राई टू फाइंड आउट माई डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द वेव फंक्शंस और प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शंस, दैट व्हाट आर द डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस ए वेव फंक्शन कैन फॉलो, और मस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो दैट वाज देयर एम। उनका ये नहीं था कि मुझे आर और टी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स और जो आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज का डेरिवेशन करना है वहां पर। तो कई बार ऐसे इंस्टेंट रिएक्शंस नेगेटिव अप्रोच देते हैं कि आप वहां तो टाइम खूब होता है रिसर्च बोर्ड के इंटरव्यूज में, तो इसलिए आप मतलब थोड़ा ऐसा करते हैं तो वो सपोर्ट भी कर देते हैं, वहां इतना टाइम नहीं होगा। इसलिए कोई भी सवाल पूछे बड़े इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ, पलट कर नेगेटिव रिप्लाई नहीं करते हुए सोच के फिर उत्तर दें। ओके कई बार क्योंकि आप वो पूरे दिन इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे भी अच्छे नॉलेज वाले बंदे भी वहां इंटरव्यू देने आएंगे, फिर उनके दिमाग में एक सवाल निश्चित तौर पर कौनता है कि हम आपको क्यों लें, और ये बड़ा जायज सा सवाल है। मैं जब एक बार यहाँ टीचर था तो किसी बच्चे ने मेरे से आके पूछा सर उनको तो मेरे को लेना ही नहीं था। मैंने कहा क्यों? कि सर वो तो ऊट पटांग सवाल पूछ रहे थे, फिजिक्स का कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा जैसे वो मेरे से पूछ रहे थे हम तुम्हें क्यों लें। मैंने कहा भाई दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू, एंड if this is not a right question then what should they ask you? If you are not going to defend a particular question, that why I am the one of the most potential candidate for you, यदि आप यही थाली परोस के नहीं रख सकते उसके सामने अपनी तरफ से ही, तब तो आपका पूरा इंटरव्यू तो बेकार है। फिजिक्स के मैंने कहा फिजिक्स तो पूछना ही नहीं चाहिए उनको तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहिए वाई शुड ओनली यू, क्यों लें बताओ। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सवाल यदि आए तो इस सवाल के लिए सोचना नहीं है। इस सवाल का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्यों बनना है या मेरी क्वालिटीज क्या है इस टीचिंग जॉब के लिए
कि मैं यहाँ पर कैसे परफॉर्म करूंगा। ये वो कॉमन सवाल है जिनमें सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ईमानदारी से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाई शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, एंड what are the different potentials and what are the different properties of me which actually suits this post। कुछ तो होंगी, वो आपकी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये सवाल बहुत ही जायज सवाल है और इस सवाल से पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। इस सवाल को तो आप सबसे पॉजिटिव सवाल के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये तो ओपन मैदान है। आप जितनी दौड़ लगाएंगे उतना आपके प्लस हो जाएगा। आप बैठ गए तो बैठ गए। तो इन सवालों के लिए कि भाई आप क्यों बनाएं, आप में क्या क्वालिटीज हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करती हैं, आप कैसे बच्चों को टेकल करेंगे, बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे, आप ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं जो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मेरे से उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलुरु में, IIA बोलते हैं उसको, भारत के सबसे बड़ा सोलर ऑब्जर्वेटरी और संस्थान है वो। तो वहाँ मेरे से वो रिसर्च बोर्ड में 2 तरह से इंटरव्यू होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद जो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू था उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि आप राजस्थान के टिपिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई बड़ी सिटी से आप नहीं आते, तो आप बेंगलुरु में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने उससे पहले मेरे से 1-2 सवाल और पूछे थे कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आप खाने में क्या खाते हैं, फूड चॉइसेस क्या हैं, तो बेंगलुरु में आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो सिंस मेरा हर इंटरव्यू में यही रहता था कि मुझे अपने आप को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है, और मुझे याद है कि मैं बचा ही था और यहाँ से बेंगलुरु भी हम काफ़ी बड़ा दूरी लंबी तय करके गए थे, तो लेकिन फिर भी हमने तुरंत उसको इंडिया से कनेक्ट किया। मैंने कहा सर मुझे तो फॉरेन में भी PhD मिलती ना, मैं वहाँ भी ज्वाइन करता। बेंगलुरु तो भारत के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे शहरों में से आता है, और मैं तो IIA जैसे संस्थान को ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही ईगर हूँ। आपका ये सवाल तो मेरे लिए बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है। मैं निश्चित तौर पर ज्वाइन करने के लिए लालायित हूँ। आई एम वेरी ईगर टू ज्वाइन दिस पोस्ट। तो आप उस सवाल को किस तरह से अपने लिए पॉजिटिव बनाते हैं, ये अलग बात है कि मैंने उसे ज्वाइन किया नहीं किया, बाद की मेरी चॉइसेस क्या हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कैंडिडेट कहीं से भी 1% भी जो है वो इसका मन नहीं है उस पोस्ट को ज्वाइन करने का, या उसको ये लगे कि ये थोड़ा सा बच्चा जो है वो सिलेक्शन के काबिल नहीं है। वहां तो आपको 100% ये दिखाना है कि यस आई एम द मोस्ट एलिजिबल मोस्ट सुटेड पर्सन फॉर यू। यदि आपने मुझे नहीं लिया, दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम फॉर योर इंस्टीट्यूशन और फॉर योर सिस्टम। आपने नहीं लिया तो फिर किसे लिया, ये लास्ट तक उनको इंटरव्यू बोर्ड को ये लगना चाहिए। तो आपको भी कहते हैं, जैसे आपको पोस्टिंग करा दी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने मान लो सपोज किया, आपने कहा मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, कि आपको पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा दी जाएगी। समझ गए आप, आपका चेहरा उतर गया बांसवाड़ा, आप खुश हो गए। मतलब ये निश्चित तौर पर बांसवाड़ा कोई नहीं जाना चाहेगा गंगानगर वाला, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बोर्ड यू शुड बी हैप्पी कि सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा ना, उसके बाद तो मैं कहीं भी लग सकता हूँ। बांसवाड़ा राजस्थान का इलाका है, निश्चित तौर पर मैं कहीं भी जा सकता हूँ टीचिंग के लिए, और मुझे पता है कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां जहां पर है वहां कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो सकती है। तो दिस इज नॉट ए पॉजिटिव वे टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो वो अब आपने कहा बांसवाड़ा, 1 सेकंड का पोज लिया, हाँ ठीक है सर, ये भी एक उत्तर है भी पॉजिटिव, लेकिन इसको अपनी तरफ से और, जैसे नागाव सर ने कहा कि टॉपलिंग देकर आप उसके ऊपर कुछ और छिड़क के, यदि आपके पास मौका है तो फिर क्यों नहीं भाई, ये मौका ही तो है। इंटरव्यू क्या है, 2 वार्तालाप हो रहे हैं और एक वार्तालाप, एक आपसे जानना कुछ चाह रहा है और आप एक सिंपल उत्तर दे रहे हैं, वो क्यों ही दें। तो फिर उसको थोड़ा सा सजावटी बनावटी बनाकर दिया जा सकता है जो कि आपके हितकर होगा, तो निश्चित तौर से देना चाहिए। एक कुछ मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर पढ़ के जाएं कि हायर एजुकेशन में किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज ला सकती है, क्योंकि उन्होंने अब मल्टीपल एग्जिट इस सिस्टम में ला दिए हैं हायर एजुकेशन में, कि फर्स्ट ईयर के बाद जो है इनको ये डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद ऐसा कुछ मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री कोर्स होगा, फोर्थ ईयर के बाद ऑनर्स कोर्स की डिग्री मिलेगी, ऐसा कुछ है। तो ये जरूर आप एक बार चेक करके जाइएगा कि NEP जो है हमारी हायर एजुकेशन में किस तरह से चेंजेस जो है वो कर रही है। एंड सिंस यू आर ए फिजिक्स टीचर, you are going to be a physics teacher, so in this time of technology this is very relevant question that how can you play your role in the society। टीचिंग तो आप कर ही रहे हैं, that is normal teaching। टीचर का रोल, टीचिंग का मैं मानता हूं एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, that this is only 5 to 10%। the most important part of the teacher is the role he is playing in the society, because for the students he is not simply a teacher,
इज ए रोल मॉडल इन द क्लास, दे आर फॉलोइंग हिम और हर, दे ट्राई टू कॉपी हिम और हर। वो यदि थोड़ा भी रफ है तो बच्चे उसी तरह से रहना चाहेंगे, वो थोड़ा पोलाइट है तो बच्चे उससे सीखेंगे, वो थोड़ा पॉलिटिकल है तो बच्चे उससे सीखेंगे। तो टीचर जो सोसाइटी में रोल प्ले करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एज ए टीचर सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेंगे, और एज ए साइंस टीचर, एज ए फिजिक्स टीचर, आपका सोसाइटी में क्या रोल होगा इस टेक्नोलॉजी के एरा में, आप क्या जो है वो चेंजेस करेंगे, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपको आना चाहिए, उस समय बताना चाहिए आपको कि हम कैसे इसमें जो है वो कर सकते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा ये है कि साइंस जो है टेक्नोलॉजी के निश्चित तौर पर प्रसार के साथ साथ साइंस लोगों को, या यूं कहिए कि गैजेट्स या टेक्नोलॉजी लोगों को एक्सेसिबल हुई है, बट उसके साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों का बढ़ा है, मैं अभी भी ये नहीं मानता। क्योंकि जिस तरीके से धर्म बढ़ा है और जिस तरीके से तकनीक बढ़ी है, क्योंकि ये हमेशा से मानना रहा है कि धर्म का दिखावा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ा है। ये आप देख सकते होंगे, धर्म एक निहायत ही एक निजी आस्था का प्रश्न है, और क्योंकि धर्म के साथ जो एक छिपा पार्ट है वो है आडंबर, पाखंड, और ये चीजें भी तकनीक के साथ बढ़ी है क्योंकि प्रोपोगेशन ज्यादा हो रहा है। और इसमें हर एक व्यक्ति तकनीक के इस दौर में कुछ न कुछ अवसाद से ग्रस्त है, कुछ न कुछ उसकी समस्याएं हैं, और ऐसे व्यक्ति पर पाखंड और अंधविश्वास बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो समाज में आज भी आप लोगों का एज ए टीचर, दिस इज योर ड्यूटी टू क्रिटिसाइज सच काइंड ऑफ द थिंग्स इन द सोसाइटी। इससे कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर्स आर द वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू क्योर आउट योर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द एंजाइटी, ऑफ योर डिप्रेशन। इसके अलावा ये जो आप ताबीज, डोरा, ये झाड़ू झंडा, ये सब करना अंधविश्वास, पाखंड और इस श्रेणी में आता है। तो ये आप लोगों का निहायत ही एक बहुत बड़ा शिक्षक बनने के बाद कर्तव्य होगा कि सोसाइटी में जहां आप रह रहे हैं वहां पर इस तरह की अवेयरनेस जो है वो करें। और इसके अलावा छोटे छोटे से प्रोग्राम्स, जिसे आप कहते हैं पब्लिक आउटरीच, साइंटिफिक अपने लेक्चर्स जो है पब्लिक आउटरीच, जो नॉन साइंटिफिक पर्सन हैं उनको कर सकते हैं। क्योंकि आप टीचर हैं, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर टीचर हैं, तो अपने आसपास अपने, क्योंकि आपके पास बच्चे खूब है भाई, आप जिस कॉलेज में जाएंगे आपके पास आप 50 बच्चे जब बुलाएंगे तो हाजिर हैं। बाकी जॉब्स में ऐसा नहीं है। तो आप एक माहौल जो है आपके पास पहले से ही सेट रहता था। आप छोटे गांव, ढाणी, कस्बे, और जहां आपको लग रहा है कि आपके एरिया में, कुछ पिछड़े एरिया में इस तरह की अंधविश्वास, बाल विवाह, कुरूतियां, ओसर मोसर अभी भी हैं अपने सोसाइटी में। हम ये नहीं कह रहे कि इतनी टेक्नोलॉजी की बात भी है, आपके सबके आसपास है, मेरे आसपास है। उनको दूर करने के लिए आपका सार्थक प्रयास होना चाहिए, और आप अपने फिजिक्स के नॉलेज को, टेक्नोलॉजी के नॉलेज को, साइंस टेम्परामेंट को वहां रखकर सोसाइटी को काफी हद तक जो है और अच्छी बना सकते हैं। एक मैंने ये देखा कि जब भी अब थोड़ा सा फीडबैक पर आते हैं, कि जब भी आपसे ये कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बच्चों ये ऐसा प्रश्न है जो भले ही इंटरव्यू में नहीं पूछे तब भी आपको धारा प्रवाह बोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और जो धारा प्रवाह बोलते हैं उनका धारा प्रवाह इसलिए हो गया कि वो 100 बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपने आप को। तो ये एक प्रैक्टिस है, और इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसे बेसिक सवाल उनके दौरान कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यानी आपकी 10th कहाँ से हुई, किन परसेंट से हुई, कौन सी स्कूल से हुई, 12th कहाँ से हुई, कहाँ कौन सी जगह से हुई, कौन सी स्कूल से हुई, आप समझ रहे हैं? इन चीजों में तो आपका अटकना या ऐसे सोचना, या यहाँ से हुई, या एक ने बताया कि मेरी कॉलेज वहां से हुई, वहां से मतलब हमें पूछना पड़ा वहां मतलब वहां कौन सी कॉलेज, तो आप समझ रहे हैं? तो ये इंट्रोडक्शन का 2 मिनट्स 3 मिनट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ, मतलब उसकी जयपुर में कोई कॉलेज थी इसलिए उसने कहा यहाँ से हुई, तो मतलब यहाँ से ऐसा नहीं बोलना है आपको। या कई बच्चे इंट्रोड्यूस करते समय कि बस्सी से हूँ, तो ऐसा ये अंगुली इशारा, ये अपने आप को ऐसे, ये मैं इसलिए आपको कहूंगा कि कम से कम 10 टाइम्स आप अपना इंट्रोडक्शन का क्लिप तैयार करो खुद, ईयरफोन लगाकर और बैठ के दूर, और कम से कम 10 मिनट्स के लिए। सर आज आज सर स्वागत है सर, वेलकम। तो अपने नेक्स्ट स्पीकर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो आप
कम से कम 10 टाइम्स, कम से कम बता रहा हूं मैं, इसके अलावा ज्यादा कर सकते हैं आप, 10 टाइम्स आप खुद के इंट्रोडक्शन को देकर सुनिए, क्योंकि ये सब चीजें फिक्स है, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है कि अब आपकी 10 जो है कल तो वहां से हुई थी, परसों यहाँ से हो जाएगी, तो फिर कैसे रटूं इसको, तो ऐसा कोई इशू है नहीं ना इसके साथ, फिक्स है ये सब चीजें। तो इसलिए आपको ये ऐसा लगना चाहिए कि बहुत सिस्टमेटिक और बहुत फास्ट नहीं बोलना है, कि एकदम से ऐसे अगले को सुनाई नहीं दे रहे कि आप कोई ट्रेन का कुछ आपका छूट रहा है और आपको जल्दी से बोल के भागना है इनसे, नहीं, आराम से थोड़ा ठहराव के साथ संयमित तरीके से जो है, और हर एक जो शब्द है उस पर बराबर सा प्रेशर देते हुए, एक ही लोग अलग अलग जगह पर प्रेशर देते हैं, तो आप सुने उसको, तो आपको अपने आप लग जाएगा यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे और धीरे बोला जा सकता था, यहाँ थोड़ा सा और वॉल्यूम को लाउड रखना था। एक बच्चों का जनरल सवाल था कि जो टीचिंग का टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए। देखो, टीचिंग का जो टॉपिक है वो ल्यूसिड, मतलब बिल्कुल प्लेन, मतलब क्लियर, जो समझ में आ जाए आसानी से, वो अट्रैक्ट कर सके उनका अटेंशन, सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। तो इसमें मैंने देखा कुछ बच्चों का, देखिए वहां पर आपसे कोई भी आपकी फिजिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए समय के लिए उनके पास है ही नहीं उतना, वो केवल 2 या 3 मिनट्स ही दे रहे हैं आपको टीचिंग के लिए, और आप चाहते हैं कि पूरी प्रोसेस जो है वो उनको समझा के आए वहां पर डीप, और दिखा के आए कि देखो मेरे में कितना ज्ञान है। ज्ञान तो आपका टेस्ट हो चुका है, ज्ञान के लेवल का इंटरव्यू है भी नहीं अब, ये जनरल अवेयरनेस का और जनरल फिजिक्स का इंटरव्यू बचा है आपका। इसलिए आप टीचिंग के दौरान बहुत डीप फिजिक्स कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास प्लीज नहीं करें। एक मैंने बोर्ड में जब मैं था तो मैंने देखा कि बच्चे कुछ, हाँ, और इसमें ज्यादा जटिल मैथ्स नहीं हो, बहुत ज्यादा आपको इक्वेशंस लिखनी पड़े इतना नहीं हो, कोई डीप एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला आपका टॉपिक नहीं हो, क्योंकि पूरा ही 2 या 3 मिनट्स में आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन जिस टीचिंग टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक पे डिफरेंट सवाल जो हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर आप मना नहीं कर सकते कि ये मैं मतलब इतना ही तैयार करके आया था। यदि आप तैयार करके आए हैं, भले ही उन्होंने 2 मिनट ही पूछा होगा आपसे, लेकिन उसके बाद जो सवाल आएंगे वो निश्चित तौर पर डीप पूछे जाएंगे, और पूछने भी चाहिए। यदि मैं होता तो मैं भी पूछता, क्योंकि आप पढ़ाई बोल रहे हो तो इंटरेस्ट उसका आपने जगा दिया, अब आप कह रहे हो नहीं इतना ही, मैं तो पढ़ाने तक आया था, पूछो कुछ मत आप मेरे से, तो ये नहीं चलेगा। एक जैसे कुछ बच्चे ने वहां पर कुछ एक बहुत नई तरीके से उस चीज को रखने की कोशिश की, डोंट ट्राई टू अमेज द इंटरव्यू बोर्ड पर्संस, डोंट ट्राई टू मेक दिस। आप तो सिंपल अपना टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करो, अमेज करने की कोशिश मत करो। अमेज तो वो प्रोफेसर हैं, आपसे क्या अमेज होंगे उस चीज के लिए। आप सिंपल रूटीन टीचिंग के लिए कहा गया आपको, तो आप बहुत बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाए और आपने कहा देखो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो पहले आपने ये पढ़ी, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये कोई जादू थोड़ी ना है, आप ऐसा कुछ मत करें। क्यों? क्योंकि इसके फायदा तो है निश्चित तौर पर, लेकिन नुकसान की संभावना उतनी ही ज्यादा है। नुकसान इस बात का कि यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चुनते हैं तो उनका निश्चित तौर पर इंटरेस्ट जगेगा, आप नया बता रहे हैं, और यदि इंटरेस्ट जग गया तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनके लेवल के आंसर्स आपको तैयार रखने पड़ेंगे। यदि वो नहीं रख सके और आप अपनी तरफ से तैयार होकर आगे ये लो अमेज हो जाओ, अब सवाल पूछा कि नहीं अमेज हो जाना चाहिए मेरी टीचिंग से, रिवर्स क्वेश्चंस नहीं अलाउड नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। और एक ये कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने पूरी तरीके से ऐसा टॉपिक तैयार किया था जिसमें जो भी आप 2 या 3 लाइन पहले बोले, उस 2 या 3 लाइन में जो भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो या चाहे बोर्ड पर्सन हो, उन सभी का ध्यान आपके टॉपिक की तरफ जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ योर टीचिंग, क्योंकि आप एक पर्सन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तो आप बिल्कुल आउट कर दिए हैं और सीधा उन फिजिक्स वाले टीचर्स पे फोकस कर दिए हैं कि भैया मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आप अपने पहली 2 लाइन जो बोले वो इंट्रोडक्शन की बोले, और वो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो लेमैन को भी समझ में आए कि आप क्या बताने वाले हैं, ताकि वो आपकी तरफ ध्यान दे, वो सुने, उसका भी जो अटेंशन है वो आप खींचे उस समय के लिए, क्योंकि 2 मिनट की बात है, वो झेल भी लेगा बाद में। लेकिन यदि उसको बिल्कुल ही ऑब्सोल्यूट या छोड़ के रखा तो वो आउट फील करेगा उससे, और वो आउट फील करेगा नंबर तो वही देगा। तो उसको कहीं ना कहीं मेन सेंटर में लेने के लिए, तो ये जैसे डिटेक्टर्स की बात हुई वहां पर, तो आप बिल्कुल सिंपल और प्लेन वे में कह सकते हैं कि जो आईज है हमारी वो एक डिटेक्टर है, हमारे शरीर की जो स्किन है वो एक डिटेक्टर है। इन सब के अलग अलग काम है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारी नेकेड आईज से हम नहीं देख पाते, उनको देखने का काम हमारे कुछ और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, उनको हम डिटेक्टर्स कहते हैं।
तो उस पर फिर तो उसने आईज और डिटेक्टर्स किस तरह से है, तो उसने अपने आप को जो है अपनी आसपास की चीज़ों से आपके साथ जो है वो कनेक्ट किया है। तो ये टीचिंग का जो है आपका। और कुछ मैं जो बच्चों का रहा उससे, एक आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे। आप क्या ये जब बोलते हैं वहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता। अभी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो उससे और आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि उनको भी सुनाई नहीं दे, क्योंकि आपका बोलना तभी तक सफल और फलीभूत है जब तक कि बोर्ड मेंबर्स जो भी बैठे हैं वहां पर उनको स्पष्ट सुनाई दे जाए। कम्युनिकेशन तभी सफल है। आपने क्या बताया, कैसे बताया, यदि उन तक नहीं पहुंचा तो वो सारा बेकार है। इसलिए बहुत तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत धीरे और बहुत ही संयमित और आवाज को एक लय में बनाते हुए बोलना है, और घबराना नहीं है। शाहरुख, देखिए ये इंटरव्यू सेशंस इसीलिए रखा गया है कि आप मॉक इंटरव्यूज में बोर्ड को फेस करें और ठीक इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वहां पर। आप में कोई कमी नहीं है जो बच्चे यहाँ पर हैं, और फिजिक्स में 10 to 15 मिनट्स में ऐसा कोई कमी है तो आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है उस 10 या 15 मिनट के सवाल जवाब से भी। इसलिए घबराना, आपके चेहरे से घबराहट किसी को दिखनी नहीं चाहिए। यदि ये दिख गई तो इसका मतलब एक फेलियर आपका पहले से ही हो चुका है। क्यों घबराना, जैसे सवाल पूछेंगे वैसे पूछेंगे। तो आपने टाइम लिया थोड़ा सा, उसके बाद आप काफी सहज रही, लेकिन आपने पीछे पहले शुरुआती दौर के 4 या 5 मिनट का समय लेकर फिर आप थोड़ा सा जो है उस कंडीशन में आई। तो इतना भी नहीं, आप और कम करें इसको, इंट्रोडक्शन में ही अपने आप को सहज कर लें, ठीक है। और कुछ बच्चों ने जैसे सब्जेक्ट बताया कि सर हम क्वांटम से बताएंगे, और क्वांटम में थोड़ा सा भी कुछ आगे डीप सवाल पूछा और वो रुक गए। तो क्वांटम यदि आपने बताया है तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका ओरिजिन, इसके कंसिक्वेंसेज, इसके डेली लाइफ में एच का रोल, एच क्रॉस या एच का रोल कि भाई क्या होगा यदि एच बड़ा होता छोटा। ये ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये तो सर मैंने पढ़ा नहीं। आप सब्जेक्ट भी क्वांटम बता रहे हो और आप सवालों में भी मतलब जो है मना कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो सवाल नहीं आए, कोई ऐसा ही पूछ ले भाई बताओ किसी की डायमेंशंस क्या है, या कोई नंबर पूछ ले आपसे कि बीन कांस्टेंट का मान क्या है, दैट इज ओके कि भाई आपको नहीं याद है, लेकिन आपको यही याद नहीं है कि पोस्टुलेट्स क्या है, तो ये नहीं माना जा सकता। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स की भूमिका क्या है, ऑपरेटर्स कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में रोल प्ले करते हैं, मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, तो ये सब चीजें तो आपको जो है स्पिन करने के ऑपरेटर्स क्या है। तो ये मैंने देखा कि बच्चे मना कर रहे थे कि सर ये तो नहीं पढ़ के आया हूं। तो फिर आप क्वांटम बताओ मत, आप एक दूसरा सब्जेक्ट बताओ जिसमें आप कम से कम इस। और एक बच्चे से पूछा कि क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक और क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिराक और क्लाइन गॉर्डन इक्वेशंस के लिए आप कुछ डेरिवेशन करो, लेकिन यदि आप उसके ही मना कर दो, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने बताया उससे भी ये सवाल तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि आप एमएससी करके आए हो कि केजी इक्वेशन क्या है, डिराक इक्वेशन क्या है, ये किसके लिए रोल प्ले करती है, श्रोडिंगर के बाद इनका आना क्यों सफल हुआ। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको मना नहीं करना चाहिए, आने भी चाहिए यदि आप क्वांटम जैसा सब्जेक्ट बताते हैं तो थोड़ा सा गहराई जो है आपको और अभी सब्जेक्ट में पकड़नी पड़ेगी। और एक टीचिंग में मैंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे कि टॉपिक लिखा और इतनी जल्दबाजी में कि टॉपिक का नाम आधा आधा लिखा। जैसे एटॉमिक है तो एटो छोड़ दिया, निक नहीं लिखा, आगे एटीओ आगे ऐसे डेट करके, फिर आगे न्यूक्लियर लिखा तो एनयूसी कर दिया, टेक्निक लिखा तो टीईसी कर दिया। तो जो आपने अपना पूरा टॉपिक लिखा है और जो भी वर्ड आप लिखने वाले हैं जो भी टीचिंग के दौरान, भले ही वो लंबा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको लगता है कि इसको लिखना है तो उसको कंप्लीट लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड मेंबर्स को नहीं पढ़ा रहे। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कल यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे आपके लिखे हुए के नोट्स बनाएंगे, कुछ लिखेंगे उनको, और लिखेंगे तो वो पूछेंगे सर एटो क्या है, न्यूक क्या है। तो यदि वो हर सवाल आपसे उस बोर्ड के लिखे हुए वर्ड पे पूछने लग गए, फिर आपका तो छोटा लिखने का समय बचाने का जो तरीका था वो तो और खराब हो गया। तो कम से कम ल्यूसिड वे में जो आप लिखें कम से कम पूरा लिखें। और ये फिजिक्स वालों के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन कम से कम जब आप सीट ऑफर होने के बाद बैठ जाते हैं तो एक बार उनकी तरफ देखकर आई कांटेक्ट करते हुए थैंक यू जरूर बोलें। ये बहुत छोटी बात है, फिजिक्स वाले इंटरव्यूज में इसका कोई मायना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक फॉर्मल वे है, आप उनसे पहले से नहीं जानते, तो कम से कम सीट पर बैठने के बाद एक थैंक यू वर्ड जो है उनकी आंखों की तरफ देखते हुए थैंक यू सर, और थोड़ा सा स्माइल के साथ। एक बच्चे का प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सवाल जो थे, हमने जो रिवर्स क्वेश्चंस पूछे
उसमें बिल्कुल भी सही नहीं था। तो प्रेजेंटेशन आपका टीचिंग बताता है और सवाल जो हमने पूछे वो आपका डीप अंडरस्टैंडिंग बताता है। टीचर के लिए दोनों जरूरी है, ना केवल आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बल्कि उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो भी आपको आने चाहिए। क्यों, बच्चा तो कल पूछेगा ना, या आप बच्चों को मना कर दोगे? बीच में कुछ नहीं, जो मैंने बताया वन वे टीचिंग, ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ लिख के लाया था, मैं बैठा था वहां पर। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि आप पिछले, जैसे आपका 16 का एमएससी है, आपका 18 का एमएससी है, तो ये सवाल बहुत ही जायज़ है कि आप 18 से अभी तक क्या कर रहे हैं, क्योंकि 18 से 22 कितना साल हो गया। तो इस 4 सालों के दौरान यदि आप ये कहें कि मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा था, ये बहुत ही नेगेटिव उत्तर है। या मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू की तो आपको पता था कि अभी इंटरव्यू हुआ है तो कितनी तैयारी करोगे, और इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ चीज़ सोच के रखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप ये बता सकते हैं कि मैं जो है पीएचडी में एनरोल हूँ, आप जैसा मतलब कुछ है तो उसको बताइए, कुछ नहीं है तो बनाइए, फ्रेम कर सकते हैं आप। क्यों, आपको तो 10 या 15 मिनट्स में कुछ ना कुछ उनको बताना है, लेकिन आप ये कहें कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो और खास तौर से राजस्थान में एग्जाम की तैयारी करने का मतलब 5-7 साल कुछ नहीं किया आपने। तो कुछ डिग्री के लिए, कुछ एक्टिव रहने के लिए आपको ये लगना चाहिए कि भाई आप आगे से आगे जो है कुछ सतत रूप से सब्जेक्ट के साथ या कुछ और तरीके से जुड़े हुए हैं। आप ये कह सकते हैं मैं गाँव की स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं टीचिंग कर रहा था, तो कुछ आपका लगना चाहिए कि आप सीखने के लिए लालायत हैं, कुछ कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं आप। नहीं तो आप बन जाने के बाद कुछ नहीं करेंगे, ये इनके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और जब आप पढ़ाना शुरू करें तो जैसे यहाँ बीच में टॉपिक नहीं लिखना है यहाँ पर, हाँ कम से कम टॉपिक जो है बोर्ड के बिल्कुल इस वर्टिकल अपर लेवल पर लिखना है और मिडल में लिखना है। कुछ बच्चों ने टॉपिक यहाँ लिखा, तो यहाँ लिखा फिर पढ़ाया यहाँ। आप समझ रहे हैं, मतलब उर्दू होती है ऐसे जो इधर से इधर चलती है, तो इसलिए टॉपिक सिस्टमेटिक वे में और ऊपर बोर्ड के ऊपर की तरफ आना चाहिए। और जो आप पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा कंसाइज वे में 2 या 3 मिनट में, आप 5 मिनट का समय नहीं लें, आप 2 या 3 मिनट में समाप्त कर लें, उतना ही बोले वहां पर और उतने में ही तैयारी करके जाएं। अब आप उसमें कितना अच्छे से उस 2 मिनट को तैयार कर पाते हैं वो देख लीजिए। तो कुछ बच्चे क्या है वहाँ कोर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने लगे, पूरी प्रक्रिया वो नहीं सुनेंगे भाई आपकी, फिर आपको बुरा लगेगा, मैं तो तैयार करके आया था और यही तो मेरी फिजिक्स थी। नहीं, वो नहीं सुनेंगे आपकी फिजिक्स, कहाँ समय है उनके पास, उनको तो दिन में 60 बच्चे निकालने हैं वहां से, उसका एक पार्ट है कि आपको बोर्ड पे भेजना है उनको। उस 2 मिनट में दौरान आप कैसे उनको अपने सब्जेक्ट पर खींच पाते हैं, दैट्स ऑल। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उनको फिजिक्स समझाने की कोशिश नहीं करनी है, आपका जो टॉपिक है उस पर उनको अट्रैक्ट कर लो, उनका ध्यान कि भाई ये डिटेक्टर्स क्या होते हैं। इतना ही उनके लिए बहुत सफिशिएंट था कि आपने लेमन की लैंग्वेज में बता दिया कि डिटेक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। एक लड़की हिना, आप सेंटेंसेस को पूरा बोला करो, कोई भी सेंटेंस तो आप सोचने से पहले यदि सवाल आपके पास आया है तो आप 1 सेकंड के लिए पोज ले सकते हैं, 2 सेकंड पोज ले सकते हैं। पोज लेने के बाद कम से कम आपका सेंटेंस कंप्लीट और पूरा स्ट्रक्चर्ड और फलीभूत होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फिर थोड़ी देर बाद रुके, फिर आप रुके, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। और उनकी जो सुनने की जो बिल्कुल आंख बंद करके जैसे बोलते हैं सुनना, उसमें एक विघ्न आता है और वो विघ्न आपके नंबरों में कमी के रूप में आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। इसलिए आप 1-2 सेकंड का पोज ले लें। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 सेकंड रुक जाएं और फिर उसके बाद बताना शुरू करें, लेकिन बीच बीच में रुक कर सोचना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो सवाल आपको नहीं आते उनके लिए आप स्पष्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड रुक कर सॉरी बोल सकते हैं। ये 2 सेकंड रुकना इसके लिए कि आपने सोचा है, ऐसा नहीं बोला सॉरी, मतलब कि आपने उस पर ट्राई भी नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई सवाल आया सॉरी, तो बोला आप एक पूरे सब्जेक्ट पर इस तरह से सॉरी बोल के उनका पूरा जो मन था पूछने का उसको खत्म कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा 1-2 सेकंड, यानी कि वो उनको लगे कि भाई आपने कुछ दिमाग में जोर डाला है और फिर आपको कुछ आया नहीं, इसलिए आप थोड़ा शांति से बोले कि सॉरी। तो लगना चाहिए आप, ऐसा नहीं है तैयार होकर आए सब्जेक्ट को बोलते ही सॉरी बोलना है। और हमने एक बच्ची से पूछा कि आप क्या बताना चाहते हो, उसने 8 सब्जेक्ट बताए, ये बताना, ये कहीं से ही पूछ लो। हमने कहा कहीं से पूछ लें,
हाँ कहीं से पूछ लो। तो जब आपको ऑफर किया जाता है कि भाई आप किन सब्जेक्ट में आसानी महसूस करते हैं, तो कुछ चॉइसेस आप रख सकते हैं। जो कल वाली सवाल है कि जो एलन मस्क वाला बात है कि आपको खाली चेक दिया गया है, आप कुछ भर लें, तो कम से कम अपॉर्चुनिटी है, आपको कहा है कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट के साथ आसानी महसूस करते हैं, किन के साथ आप जो है वो सहज रहते हैं, किन के साथ आपका ज़्यादा नॉलेज आप रखते हैं, वो तो सबके साथ होता है। तो इसलिए 8-10 सब्जेक्ट एक साथ बताकर उनको ऐसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अपने सहूलियत के हिसाब से 2-3 सब्जेक्ट तक बताकर उसी में से उनको कन्फाइन करने की कोशिश करें, तो फिर उसमें से आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक, आप बोर्ड को फेस करते हुए बोलें, मेंबर्स को फेस करें। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, आपसे पूछा गया है, तो किसी न किसी एक मेंबर के साथ आई कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें। और आप यकीन मानिए कि जब भी आप बता रहे हैं, तब एक मेंबर ऐसा होगा, तीनों में से, खुदा ना खास्ता मैं नहीं कहता कि तीनों ही ऐसे हैं जो ऐसे बैठे हैं और आपको केवल ऐसे टक ऐसे घूर रहे हैं, एक मेंबर जरूर ऐसा होगा जो ऐसे गर्दन हिलाएगा। भले बोर्ड मेंबर जो आरपीएससी की तरफ से बैठता है वो उसको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे करता है। तो कम से कम आप उस मेंबर की तरफ देखकर आई कांटेक्ट जरूर करें, और बीच बीच में जो दोनों मेंबर्स और बैठे हैं उनको भी देखें। और सवाल भले ही किसी एक ने पूछा हो, आपको देखना सबको है। ऐसा नहीं कि आपने बस अब इससे शुरू कर लिया है तो 5 मिनट तक अब सेकंड मेंबर कहाँ क्या कर रहा है, बाहर है कि नहीं, आपको पता ही नहीं है। आपकी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप तीनों की तरफ जो है वो उसको उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वो बोर्ड की तरफ से सवाल है, इंडिविजुअल की तरफ से नहीं है। और नीचे नहीं देखें और इधर उधर नहीं देखें। जैसे हमने कल कुछ जब थे तो कुछ बच्चे जब बता रहे थे तब सोचने के लिए ऐसे मतलब दाएं बाएं साइड में देख रहे थे, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगता है इससे। तो आप थोड़ा सा इस बात पर भी फोकस करें। तो ये मेरी तरफ से कुछ फीडबैक थे आपके लिए।